अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कल सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। ये केस इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि अगर इमरान खान साहब ये केस हार जाते हैं तो उनके दो केसेस यानी कि तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर खान साहब ये केस जीत जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब समेत दीगर कई लोगों के खिलाफ केसेस खुल जाएंगे। इस तरह तो ये खान साहब के लिए एक विन विन सिचुएशन जरूर बन गई है। आज की बात करें अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। कौमी सलामती पर किसी के समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से बात करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने आगाह किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियां की हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जानिब से मुतल्लिका कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुतादिद वाकयात सामने आए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सियासी अनासर की ईमा पर जाती मकासद के लिए आईनी हुदूद से तजावुज किया। इन बुनियादों पर फील्ड कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। डीजी ISPR ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि पाक फौज एक कौमी फौज है, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक होता है जो आइन और कानून में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। फौज में जाती मफादात के लिए सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वाले को जवाब दे होना पड़ता है। डीजी ISPR ने सवालात के जवाब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फौजी अदालत में केस चलने का ना कोई इंदिया दिया ना पूरी तरह मुस्तरद किया। अलबत्ता उनका कहना था कि केस में जो भी मुलव्विस हो, ख्वाह उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि इसमें अगर कोई भी फर्द, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रैंक पर हो, अगर वो क़वायद ज़वाबित और कानून के बाहर जाता है तो फौज का जो सिस्टम है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का और बाकी जो डिसिप्लिन सिस्टम है, ये उसको वापस कानून के कायदे में लेके आता है। डीजी ISPR से तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को होने वाले जलसे के बारे में भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी जलसे की मनसूखी या जगह का तयन खालिसतन इंतजामी मामला है। देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना, जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िलाई इंतजामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की बाकायदा इजाजत मिल गई है। जिले इंतजामिया ने PTI को 40 से जायद शराइत पर मबनी NOC जारी करते हुए संजानी के मकाम पर जलसा करने की इजाजत दी है। ताहम जलसे के शुरका इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आज की एक और पेशरफ्त और जो कि इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट कंसिडर की जा रही है उस वक्त ये हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब के चेंबर में ऑपोजिशन और हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी साहब और खालिद मक्सी साहब, जबकि ऑपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर खान साहब, असद कैसर साहब और आमिर डोगर साहब ने शिरकत की। मुलाकात में बलूचिस्तान पर खुसूसी मुश्तरका इजलास बुलाने और इन कैमरा इजलास पर भी गौर हुआ। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर साहब ने कहा कि हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए तारीख का तयन कर रही है। हमारी ख्वाहिश है कि मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खुद आएं और बलूचिस्तान पर पॉलिसी बयान दें। जबकि चेयरमैन PTI जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना था कि सरदार अख्तर मिंगल का इस्तीफा जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। मुलाकात में राना सनाउल्लाह साहब भी वो कहते हैं मौजूद थे। हमने उनसे भी कहा है कि बलूचिस्तान के मामले पर 1-2 दिन मख्तस होने चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हम सबको अजीज है, तान सबसे पहले है। बलूचिस्तान और मुल्क की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन पे बहस हो जाए। आज हमारी स्पीकर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे शामिल थे, राना सनाउल्लाह साहब उसमें शामिल थे। हमने इस पे बैक एंड फोर्थ बड़ी डिस्कशन की है कि 1 दिन या 2 दिन इस काम के लिए मुख्तस हो कि इस पे सेर हासिल बहस हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबको अजीज़ है और पाकिस्तान सबसे पहले। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साबिक वफाकी वज़ीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त निकालने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज तो इसी बात से कि आज जो स्पीकर साहब के चेंबर में मुलाकात हुई है, क्या तय पाया है राना साहब, किन मामलात पे इत्तेफाक हो सका है? और ये बड़ा एक पॉजिटिव था कि ऑपोजिशन और हुकूमती वफ्द अब मिलकर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जी, स्पीकर्स चैम्बर में अपोजिशन के लोग जो है वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्पीकर का चैम्बर हमेशा
पार्लिमानी सिस्टम में जो है वो एक न्यूट्रल प्लेस जो है वो तसव्वुर होता है। तो आज स्पीकर साहब ने मुझे भी जो है वो हुक्म दिया था कि आप भी तशरीफ़ लाएं। तो वहाँ पे फिर हुकूमत की तरफ से बड़ा उनका सीनियर उसमें साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब थे, गौहर ख़ान साहब थे, आमर डोगर साहब थे, तो वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने जो वहाँ पे गुफ्तगू की उसमें एक तो उनका इरादा है, अभी इसमें कोई उन्होंने फ़ाइनल बात नहीं की कि वो बलूचिस्तान के इशू पे ऊपर जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखते हैं। और दूसरा जो उन्होंने स्पीकर साहब से आज मेरी मौजूदगी में जो गुफ्तगू की उसमें वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर हाउस में यानी पार्लियामेंट में जो है वो डिबेट की जाए। तो इस पे स्पीकर साहब ने उनसे ये कहा है कि वो दीगर जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं तो उनसे मुशावरत के बाद जो है ना वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे और उनको आगाह करेंगे। तो राना साहब, तहरीक इंसाफ की मेज़बानी में अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, नून लीग इसमें शामिल होगी? देखें, ये तो मेज़बान अगर वो होते हैं तो फिर तो ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। वो तो कह चुके हैं कि आपको बुलाएंगे। जी, अगर बुलाएंगे तो जैसे ही उनका दावतनामा आएगा तो उसमें फिर फ़ैसला तो पार्टी करेगी। वो कोई इनफरादी तौर पे मैं या कोई और फ़ैसला तो करने की पोजीशन में नहीं है। पार्टी लीडर जो है वो मुशावरत के बाद पार्टी प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़ैसला करेंगे और अगर उन्होंने इस बात को मुनासिब जाना तो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। और मियां साहब तो ऑलरेडी राना साहब ये सजेशन दे चुके हैं गुज़िश्ता हफ्ते भी कि एक अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ होना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। आपने भी गुज़िश्ता रोज़ के अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात हों। सो मामलात अब इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो शामिल हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई कबाहत नहीं नजर आती। फिर जी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर से इस बात को बड़े ही वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी से मुतल्लिक़ा मामलात हैं तो इसके ऊपर सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। लेकिन अभी तक तो उनकी जो है वो बात सुनी नहीं गई, बल्कि उसका जवाब अगर मैं ये कहूँ कि मनफी अंदाज में ही दिया गया है तो ये गलत ना होगा। लेकिन बहरहाल एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में डायलॉग ही वो एक चीज़ है कि जिससे मामलात आगे भी बढ़ते हैं और मामलात रिजॉल्व भी होते हैं। सो सर, तहरीक इंसाफ से यानी कि अब आपका राब्ता हो चुका है डायलॉग के हवाले से, क्या इसको समझा जाए कि को क्या शेप ये इख्तियार कर सकता है? देखें, पीटीआई के मामले में जो दिक्कत हमें महसूस होती है कि वहाँ पे फ़ैसला जो है वो सिर्फ बानी पीटीआई ही करते हैं और वो फ़ैसला जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी के मशवरे से नहीं करते। तो वो एक दिन कह रहे होते हैं कि जी मैंने फ़लाँ को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है, दूसरे दिन कह रहे होते हैं कि फ़लाँ 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 से बिल्कुल बात नहीं होगी। तो इसलिए अभी तक पीटीआई की तरफ से जो है वो इस बारे में या बानी पीटीआई की तरफ से इस बारे में कोई वाज़े जो है वो बात नहीं है। राइट, बट राना साहब, जो मैंने जिक्र किया गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से, जो मियां साहब के हवाले से आपने जो बयान दिया है, इससे क्या अखज़ किया जाए कि अब नून लीग वो मुतालबा नहीं करेगी? 9 मई के हवाले से जो माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और आपके सर्कल से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, जो कि चाहते हैं कि पहले माफ़ी मांगी जाए 9 मई के वाक़यात पे। नहीं, देखें, जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है उसमें उन्होंने गैर मशरूत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी जमात का नाम लिया है। उन्होंने जब जलसा आम से ख़िताब किया था मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पे भी और उसके बाद भी उनका ये कहना है कि सभी को जो है वो बैठ के मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है इसके हल के लिए जो है वो सभी को बैठ के
जो है वो करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये हमेशा से उनका ये रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15-20 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी, तो उस वक्त अपोजिशन मौजूद थी। तो उस वक्त भी उन्होंने उनसे बड़ी वाज़ेह बात की थी कि आएँ, बैठें, बात करें, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त भी जो दूसरी तरफ से रिस्पांस था वो आपके इल्म में ही होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर रवैयों में कोई तब्दीली आती है तो अच्छी बात है। और रवैयों में तब्दीली आपको तहरीक इंसाफ के रवैये में बिलखुसूस राणा साहब तब्दीली नजर आ रही है? जी नहीं, इस बारे में कोई देखें, जहाँ पे तब्दीली आनी चाहिए वहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी वहाँ पे भी उस तरफ भी बाज़ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी और इससे पहले भी जो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हमें जो है वो बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। वो महाजराई के हक़ में नहीं है, लेकिन उन लोगों की आवाज़ जो है वो वहाँ पे बड़ी कमज़ोर है। राइट। राणा साहब, इमरान खान साहब ने चूंकि इस मुज़ाकरात का चार्ज महमूद अचकज़ई साहब को दिया और अब गुज़िश्ता दिनों में ये भी कंफर्मेशन सामने आई कि आपकी और महमूद अचकज़ई साहब का राब्ता भी हुआ है। ये मामला फिर किस तरह से आगे जाते हुए दिखाई देगा? क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब इस बात पे बहुत क्लियर है कि मुज़ाकरात और मामला जो है वो सियासी जमातें ही, पॉलिटिकल एंटिटीज ही आगे लेकर बढ़े, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो इंटरवेंशन कर चुकी है, लेकिन अब उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी देनी चाहिए और पॉलिटिकल एंटिटीज को ही मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो तो बड़े क्लियर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उससे आगे वाली बात जो है ना वो कोई क्लियर नहीं है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस बारे में बात तो नहीं की कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तो आज तक बानी पीटीआई से बात ही नहीं हुई, उनकी मुलाकात नहीं हुई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनसे पूछा नहीं है। तो जो मैंडेट उन्होंने दिया है वो बस मैंडेट बस इसी तरह जुबानी कलामी है। राणा साहब, फिर आप इनकी मुलाकात करवा दें, आप हुकूमत है महमूद अचकज़ई साहब की इमरान खान साहब से। मेरा महमूद खान अचकज़ई साहब से तो एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। तो दूसरी तरफ तो मेरा ख्याल है कि अगर होनी भी हुई मुलाकात तो मेरे कहने पे जो है वो जवाब हो जाएगा, अनकार हो जाएगा। राइट। राणा साहब, अब आगे फिलहाल इमरान खान साहब को इसका भी एक खदशा है कि उनका मामला मिलिट्री तहवील में उनको लिया जा सकता है। आप बतौर एक हुकूमती ओहदेदार और सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं? एक तो इत्तलात के भी हवाले से जरा नाज़रीन से शेयर कर दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या इमरान खान साहब का मामला हमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और दूसरा ये कि एक बतौर एक सियासी कारकुन मियाँ साहब भी 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। राणा साहब, क्या मियाँ साहब भी चाहेंगे, क्या आप भी चाहेंगे कि एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बारे में जो डीजी ISPR ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत इस बारे में महदूद बात की है और उनकी बात से किसी किस्म का कोई इंदिया जो है वो नहीं मिलता। इससे पहले भी जो डीजी ISPR की प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें भी बड़े जचे तुले अल्फाज थे। मामला ये है कि जो बानी PTI की तरफ से पिटीशन दायर हुई है हाई कोर्ट पे, उससे मुझे जो है वो शुबा हो रहा है, क्योंकि ये पिटीशन का दायर होना जो है ये एक बड़ी सब्सटेंशियल बात है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी अफवाह के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके पास लाजमी कोई रीज़नेबल डाउट उन्हें है, तो तभी उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर की है। तो इस पिटीशन की दायरी के बाद मुझे भी ये गुमान होता है कि शायद इस बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बानी PTI भी समझते हैं कि भाई ये मामला अगर सामने आए तो फैज़ हमीद साहब
मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन सकते हैं, या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। राइट, तो राणा साहब उनकी इस पिटीशन से जो है ना वो काफ़ी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब डाउट क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। सो आप कहते हैं कि इसमें कोई सब्सटेंस नजर आता है। उनकी पिटिशन जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है, और रीजनेबल डाउट जहां पर आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपकी राणा साहब इस हवाले से पोजीशन क्या है? क्या होना चाहिए एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में? देखें जी, ये तो जब एविडेंस सामने आएगी तो उसके ऊपर ही आदमी राय दे सकता है ना। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक आदमी जुर्म करे और उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, उसकी कोई भी हैसियत हो, तो अगर एविडेंस सामने आती है और जुर्म की नवीयत आती है तो उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होगा। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात जो है वो आर्मी हाउसेस में दाखिल हुए हैं लोग, आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर हुए हैं, तो फिर अगर वहाँ पे भी आर्मी एक्ट लागू नहीं होगा तो फिर उसको रखा किस लिए है? 1952 का वो लॉ है, वो एक्ट है, अगर वो इतना ही जो है वो इररेलेवेंट है तो फिर उसको मनसूख कर दिया जाता। तो अगर वो आज तक है तो फिर जहाँ जहाँ भी उसकी वायलेशन होगी तो उसके तहत कार्रवाई तो होगी। सो यानी कि अगर एविडेंस सामने आता है राणा साहब, तो आप सपोर्ट करेंगे कि ये ट्रायल उनका फिर मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए? नहीं, हम इसमें प्रपोज करने या हमारे रिकमेंड करने वाली तो खैर पोजीशन ही नहीं है। ये तो फैसला जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, जो कि एक अदालत है आर्मी एक्ट के तहत, ये तो फैसला उन्होंने करना है। राइट, राणा साहब आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप भी हवाला दे रहे थे, उससे एक इम्प्रेशन ये भी सामने आया कि जनरल बाजवा को जैसे एक क्लीन चिट दे दी गई हो कि तमाम जो मामला थे वो जनरल फैज ही सब करता धरता थे, सब कुछ वो ही कर रहे थे। आपकी राय क्या है इस पर? क्या जनरल फैज वाकई सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो टॉप सिटी के हवाले से बात कर रहे थे, और टॉप सिटी क्योंकि उस वक्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी, तो ये मामला जो है ये फिर उस वक्त हमारे तक भी जो है वो पहुंचा था, क्योंकि टॉप सिटी के लोगों को बाद में सीटीडी के हवाले कर दिया गया था। तो वो तो सच्ची बात है कि फैज़ हमीद साहब ही कर रहे थे, और उनके भाई जो थे उस वक्त गालबन वो तहसीलदार थे या बाद में तहसीलदार हुए, तो वो उसमें इन्वॉल्व थे। राणा साहब, तो बहरहाल सियासी मामलात में भी आपके ख्याल में फैज साहब अकेले ही सब कुछ सब मामलात को हैंडल कर रहे थे, मनूवरिंग कर रहे थे, या बाजवा साहब की कोई सरपरस्ती या कोई आशीर्वाद उनको हासिल था? देखें, ये तो अब एविडेंस सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जब डीजीआई के ओहदे से फैज़ हमीद साहब को हटाया गया तो उस वक्त से बाजवा साहब के साथ तो फिर बानी पीटीआई के या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तल्लुकात कुशीदा हो गए थे। तो ये अब इल्ज़ाम जो सामने आ रहा है, ये आ रहा है पोस्ट रिटायरमेंट। तो पोस्ट रिटायरमेंट तो फिर जो भी अगर कोई मामला हुआ है तो वो तो फिर फैज़ हमीद साहब ने अपने तौर पे किया है और अपनी हैसियत में किया है, फिर उसमें तो बाजवा साहब के वो मतहत नहीं थे। राणा साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है यहाँ पर। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, राणा सोनावाला साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। गुफ्तगू का आगाज तो इसी बात से कि आज जो स्पीकर साहब के चेंबर में मुलाकात हुई है, क्या तय पाया राणा साहब, किन मामलात पे इत्तेफाक हो सका है? और ये बड़ा एक पॉजिटिव था कि ऑपोजिशन और हुकूमती वफ्द अब मिलकर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जी, स्पीकर्स चैम्बर में अपोजिशन के लोग जो है वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्पीकर का चैम्बर हमेशा पार्लिमानी सिस्टम में जो है वो एक न्यूट्रल प्लेस जो है वो तस्वर होता है। तो आज स्पीकर साहब ने मुझे भी जो है वो हुक्म दिया था कि आप भी तशरीफ़ लाएं, तो वहाँ पे फिर हुकूमत की तरफ से बड़ा उनका सीनियर उसमें साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब थे, गौहर खान साहब थे, आमर डोगर साहब थे, तो वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने जो वहाँ पे गुफ्तगू की उसमें एक तो
उनका इरादा है, अभी इसमें कोई उन्होंने फाइनल बात नहीं की कि वो बलूचिस्तान के इशू पे ऊपर जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखते हैं। और दूसरा जो उन्होंने स्पीकर साहब से आज मेरी मौजूदगी में जो गुफ्तगू की, उसमें वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर हाउस में यानी पार्लियामेंट में जो है वो डिबेट की जाए। तो इस पे स्पीकर साहब ने उनसे ये कहा है कि वो दीगर जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं तो उनसे मुशावरत के बाद जो है ना वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे और उनको आगाह करेंगे। तो राना साहब, तहरीक इंसाफ की मेज़बानी में अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, नून लीग इसमें शामिल होगी? देखें, ये तो मेज़बान अगर वो होते हैं तो फिर तो ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। वो तो कह चुके हैं कि आपको बुलाएंगे। जी, अगर बुलाएंगे तो जैसे ही उनका दावतनामा आएगा तो उसमें फिर फैसला तो पार्टी करेगी। वो कोई इनफरादी तौर पे मैं या कोई और फैसला तो करने की पोजीशन में नहीं है। पार्टी लीडर जो है वो मुशावरत के बाद पार्टी प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फैसला करेंगे, और अगर उन्होंने इस बात को मुनासिब जाना तो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। और मियां साहब तो ऑलरेडी, राना साहब, ये सजेशन दे चुके हैं गुज़िश्ता हफ्ते भी कि एक अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ होना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। आपने भी गुज़िश्ता रोज़ के अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात हों। सो मामलात अब इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो शामिल हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई कबाहत नहीं नजर आती। फिर जी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर से इस बात को बड़े ही वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी से मुतल्लिक़ मामलात हैं तो इसके ऊपर सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। लेकिन अभी तक तो उनकी जो है वो बात सुनी नहीं गई, बल्कि उसका जवाब अगर मैं ये कहूँ कि मनफी अंदाज में ही दिया गया है तो ये गलत ना होगा। लेकिन बहरहाल एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में डायलॉग ही वो एक चीज़ है कि जिससे मामलात आगे भी बढ़ते हैं और मामलात रिजॉल्व भी होते हैं। सो सर, तहरीक इंसाफ से यानी कि अब आपका राब्ता हो चुका है डायलॉग के हवाले से, क्या इसको समझा जाए कि को क्या शेप ये इख्तियार कर सकता है? देखें, पीटीआई के मामले में जो दिक्कत हमें महसूस होती है कि वहाँ पे फैसला जो है वो सिर्फ बानी पीटीआई ही करते हैं, और वो फैसला जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी के मशवरे से नहीं करते। तो वो एक दिन कह रहे होते हैं कि जी मैंने फ़लाँ को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है, दूसरे दिन कह रहे होते हैं कि फ़लाँ 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 से बिल्कुल बात नहीं होगी। तो इसलिए अभी तक पीटीआई की तरफ से जो है वो इस बारे में, या बानी पीटीआई की तरफ से इस बारे में कोई वाज़े जो है वो बात नहीं है। राइट, बट राना साहब, जो मैंने जिक्र किया गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से, जो मियां साहब के हवाले से आपने जो बयान दिया है, इससे क्या अखज़ किया जाए कि अब नून लीग वो मुतालबा नहीं करेगी? 9 मई के हवाले से जो माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और आपके सर्कल से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो, जो कि चाहते हैं कि पहले माफ़ी मांगी जाए 9 मई के वाक़यात पे। नहीं, देखें, जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है उसमें उन्होंने गैर मशरूत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी जमात का नाम लिया है। उन्होंने जब जलसा आम से ख़िताब किया था मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पे भी और उसके बाद भी उनका ये कहना है कि सभी को जो है वो बैठ के मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है इसके हल के लिए जो है वो सभी को बैठ के जो है वो करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये हमेशा से उनका ये रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15-20 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी, तो उस वक्त अपोजिशन मौजूद थी, तो उस वक्त भी उन्होंने उनसे बड़ी वाज़ेह बात की थी कि आएँ, बैठें, बात करें, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त भी जो दूसरी तरफ से रिस्पांस था वो आपके इल्म में ही होगा।
तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर रवैयों में कोई तब्दीली आती है तो अच्छी बात है। और रवैयों में तब्दीली आपको तहरीक इंसाफ के रवैये में बिलखुसूस राणा साहब तब्दीली नजर आ रही है? जी नहीं, इस बारे में कोई देखें, जहाँ पे तब्दीली आनी चाहिए वहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी वहाँ पे भी उस तरफ भी बाज़ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी और इससे पहले भी जो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हमें जो है वो बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, वो महाजराई के हक़ में नहीं है, लेकिन उन लोगों की आवाज़ जो है वो वहाँ पे बड़ी कमज़ोर है। राइट, राणा साहब, इमरान खान साहब ने चूंकि इस मुज़ाकरात का चार्ज महमूद अचकज़ई साहब को दिया और अब गुज़िश्ता दिनों में ये भी एक इन्फॉर्मेशन सामने आई कि आपकी और महमूद अचकज़ई साहब का राब्ता भी हुआ है। ये मामला फिर किस तरह से आगे जाते हुए दिखाई देगा? क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब इस बात पे बहुत क्लियर है कि मुज़ाकरात और मामला जो है वो सियासी जमातें ही, पॉलिटिकल एंटिटीज ही आगे लेकर बढ़े और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो इंटरवेंशन कर चुकी हैं, लेकिन अब उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी देनी चाहिए और पॉलिटिकल एंटिटीज को ही मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो तो बड़े क्लियर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उससे आगे वाली बात जो है ना वो कोई क्लियर नहीं है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस बारे में बात तो नहीं की कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तो आज तक बानी पीटीआई से बात ही नहीं हुई, उनकी मुलाकात नहीं हुई, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनसे पूछा नहीं है। तो जो मैंडेट उन्होंने दिया है वो बस मैंडेट बस इसी तरह जुबानी कलामी है। राणा साहब, फिर आप इनकी मुलाकात करवा दें, आप हुकूमत है महमूद अचकज़ई साहब की इमरान खान साहब से। मेरा महमूद खान अचकज़ई साहब से तो एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, तो दूसरी तरफ तो मेरा ख्याल है कि अगर होनी भी हुई मुलाकात तो मेरे कहने पे जो है वो जवाब हो जाएगा, अनकार हो जाएगा। राइट, राणा साहब, अब आगे फिलहाल इमरान खान साहब को इसका भी एक खदशा है कि उनका मामला मिलिट्री तहवील में उनको लिया जा सकता है। आप बतौर एक हुकूमती ओहदेदार और सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं? एक तो इत्तलात के भी हवाले से जरा नाज़रीन से शेयर कर दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या इमरान खान साहब का मामला हमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और दूसरा ये कि बतौर एक सियासी कारकुन मियाँ साहब भी 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। राणा साहब, क्या मियाँ साहब भी चाहेंगे, क्या आप भी चाहेंगे कि एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बारे में जो डीजी ISPR ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत इस बारे में महदूद बात की है और उनकी बात से किसी किस्म का कोई इंदिया जो है वो नहीं मिलता। इससे पहले भी जो डीजी ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें भी बड़े जचे तुले अल्फाज थे। मामला ये है कि जो बानी PTI की तरफ से पिटीशन दायर हुई है हाई कोर्ट पे, उससे मुझे जो है वो शुबा हो रहा है, क्योंकि ये पिटीशन का दायर होना जो है ये एक बड़ी सब्सटेंशियल बात है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी अफवाह के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके पास लाजमी कोई रीज़नेबल डाउट उन्हें है, तो तभी उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर की है। तो इस पिटीशन की दायरी के बाद मुझे भी ये गुमान होता है कि शायद इस बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बानी PTI भी समझते हैं कि भाई ये मामला अगर सामने आए तो फैज़ हमीद साहब मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। राइट, तो उनकी इस पिटीशन से जो है ना वो काफ़ी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब डाउट क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। सो आप कहते हैं कि इसमें कोई सब्सटेंस नजर आता है? उनकी पिटीशन जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है और रीजनेबल डाउट जहां पर आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपकी राणा साहब इस हवाले से पोजीशन क्या है? क्या होना चाहिए एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में?
देखें जी, ये तो जब एविडेंस सामने आएगी तो उसके ऊपर ही आदमी राय दे सकता है ना। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक आदमी जुर्म करे और उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, उसकी कोई भी हैसियत हो। तो अगर एविडेंस सामने आती है और जुर्म की नवीयत आती है तो उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होगा। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात जो है वो आर्मी हाउसेस में दाखिल हुए हैं लोग, आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हुए हैं, तो फिर अगर वहाँ पे भी आर्मी एक्ट लागू नहीं होगा तो फिर उसको रखा किस लिए है? 1952 का वो लॉ है, वो एक्ट है, अगर वो इतना ही जो है वो इररेलेवेंट है तो फिर उसको मनसूख कर दिया जाता। तो अगर वो आज तक है तो फिर जहाँ जहाँ भी उसकी वायलेशन होगी तो उसके तहत कार्रवाई तो होगी। सो यानी कि अगर एविडेंस सामने आता है राणा साहब तो आप सपोर्ट करेंगे कि ये ट्रायल उनका फिर मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए? नहीं, हम इसमें प्रपोज करने या हमारे रिकमेंड करने वाली तो खैर पोजीशन ही नहीं है। ये तो फैसला जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, जो कि एक अदालत है आर्मी एक्ट के तहत, ये तो फैसला उन्होंने करना है। राइट राणा साहब, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप भी हवाला दे रहे थे, उससे एक इम्प्रेशन ये भी सामने आया कि जनरल बाजवा को जैसे एक क्लीन चिट दे दी गई हो कि तमाम जो मामला थे वो जनरल फैज ही सब करता धरता थे, सब कुछ वो ही कर रहे थे। आपकी राय क्या है इस पर? क्या जनरल फैज वाकई सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो टॉप सिटी के हवाले से बात कर रहे थे, और टॉप सिटी क्योंकि उस वक्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी तो ये मामला जो है ये फिर उस वक्त हमारे तक भी जो है वो पहुंचा था, क्योंकि टॉप सिटी के लोगों को बाद में CTD के हवाले कर दिया गया था। तो वो तो सच्ची बात है कि फैज़ हमीद साहब ही कर रहे थे, और उनके भाई जो थे उस वक्त गालबन वो तहसीलदार थे या बाद में तहसीलदार हुए, तो वो उसमें इन्वॉल्व थे। राणा साहब, तो बहरहाल सियासी मामलात में भी आपके ख्याल में फैज साहब अकेले ही सब कुछ सब मामलात को हैंडल कर रहे थे, मनूवरिंग कर रहे थे, या बाजवा साहब की कोई सरपरस्ती या कोई आशीर्वाद उनको हासिल था? देखें, ये तो अब एविडेंस सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जब DGI के ओहदे से फैज़ हमीद साहब को हटाया गया तो उस वक्त से बाजवा साहब के साथ तो फिर बानी PTI के या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तल्लुकात कुशीदा हो गए थे। तो ये अब इल्ज़ाम जो सामने आ रहा है, ये आ रहा है पोस्ट रिटायरमेंट। तो पोस्ट रिटायरमेंट तो फिर जो भी अगर कोई मामला हुआ है तो वो तो फिर फैज़ हमीद साहब ने अपने तौर पे किया है और अपनी हैसियत में किया है, फिर उसमें तो बाजवा साहब के वो मतहत नहीं थे। नाज़रीन, वेलकम बैक, और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं राना सनाउल्लाह साहब, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज सितंबर के जलसे से मुतालिक भी राना साहब से पूछते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जाएगी। चंद रोज कबल वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान सामने आया जिससे बज़ाहिर एक तासुर ये मिलता है कि बानी PTI जेल से लगता है कि पूरी हुकूमत चला रहे हैं। उनके कुछ राब्ते के भी हवाले से जिस पर जोर दिया जाता है, और उन्होंने कहा कि 3300 जो नोकिया मोबाइल है, जो कि दुनिया भर का एक सिक्योर तरीन मोबाइल समझा जाता है, वो उसके थ्रू बहुत लोगों से राब्ते में है। क्या ऐसी इत्तलात है हुकूमत के पास? जी, ये बात जो है ये अभी तक खैर एविडेंस की सूरत में तो सामने नहीं आई, लेकिन जो एक र्यूमर चलती है या कोई सीना गज़ट के तौर पे लोगों को पता चलता है, तो ये बात मार्केट में मौजूद है कि ये जो जेल के मुलाजमीन, जिनमें एक डिप्टी सुप्रेंडेंट है, कुछ और लोग भी हैं, 10-12 लोग हैं, तो वहाँ से ये ख़बरें, ये चीज़ें बाहर आ रही हैं कि इन लोगों के ज़रिए से जो है वो बानी PTI का और जनरल फैज़ हमीद साहब का जो है वो रब्ता था आपस में, और ये लोग ही रब्ता करवाने वाले थे। और अब जबकि ये लोग सारी बात बता रहे हैं तो उसमें ये नोकिया फ़ोन का भी और बाकी फ़ोनों का भी और फ़ोनों के बदलने का, गुफ्तगू के करने का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक ये चार्जशीट या एविडेंस के तौर पे
इनको चार्ज नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक ये एक क्यास आराई तो हो सकती है और हो सकता है ये दुरुस्त भी हो, लेकिन इसके ऊपर आप पूरी अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते। राइट, आपने जिस तरह से कहा कि रूमर्स है, और लेकिन राना साहब ये भी एक है कि इतने मोबाइल फोन्स तो मेरे ख्याल से एक आज़ाद बंदा भी नहीं बदल लेता जितना वो जेल में रह के इस किस्म का तासुर उनके हवाले से आ रहा है। बट राना साहब ये भी जरूर बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब से मुतालिक, वजीर दाखिला है, मल्टी टास्क इस वक्त कर रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी है, मुख्तलिफ ओहदे उनके पास है, आपकी भी बड़ी राय जो है उनके हवाले से सामने आती रही टाइम एंड अगेन। बट इमरान खान साहब भी जेल से बैठ के काफी कुछ कह रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर उनके बारे में कि उनको बड़े साहब ने रखा है, और अब किस तरह से ये मामला जिस तरह की नजर आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे मुल्की अमन अमान की सूरत हाल हो, आप क्या समझते हैं राना साहब कि मतलब ये मल्टी टास्क करना से कुछ हासिल हो पा रहा है? देखें जी, इस बारे में जो है वो मेरा ख्याल है कि वो खुद जो है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। जो भी जिम्मेदारियां हैं वो कोई जिम्मेदारी ने किसी ने जो है वो कोई मुसल्लत तो नहीं की। वो अगर समझते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है ये बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें कमी ला सकते, और अगर वो समझते हैं कि इसमें वो रिज़ल्ट दे सकते हैं और वो जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर कोई ऐसा जो है वो बोझ नहीं है कि जिसको वो अदा ना कर सकें, तो बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं रिज़ल्ट देने की। लेकिन ये जो क्रिकेट का मामला है ये भले अब क्योंकि वो इस वक्त मौजूद हैं एज चेयरमैन तो अब सारा उन्हीं के खाते में पड़ेगा, लेकिन ये तबाही जो है ये कोई आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से जो है वो चला आ रहा है मामला। और ये इसी तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 साल में 5 चेयरमैन तब्दील हो गए हैं, और जब एक नया चेयरमैन आता है तो सब कुछ ही तब्दील हो जाता है। तो ये जो हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं जो स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती हैं, उनमें कोई निज़ाम ही नहीं है। उनमें बस इसी तरह से जो भी जिसका भी जो है वो अपना मामला सीधा हो तो वो आ जाता है, और उसका कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई उसकी सिलेक्शन का मेरिट नहीं है। तो ये वजह है कि स्पोर्ट्स का जो है वो हमारे मुल्क में बैठा हुआ है। और हॉकी का हमारा बहुत नाम था पूरी दुनिया में, वहाँ पे आप देख लें कि लड़ के मर रहे हैं लोग, और एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर कौन तवज्जो दे? और अब आगे क्रिकेट का भी जो है वो दिवालिया निकल गया है। बांग्लादेश से हम जो है वो वॉश आउट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर एक आला सतह पे गौर खौज के बाद ये जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, बोर्ड्स और फेडरेशंस हैं, इनमें जो है वो मेरिट लाना चाहिए, इनमें तब्दीली आनी चाहिए। तो फिर ही जाके अगले कोई 2-4 साल में जो है वो हम बेहतर सिमत में जा सकेंगे, वरना तो यही कुछ होता रहेगा, लोग इसी तरह से आते रहेंगे और वो अपना वक्त गुजार के जाते रहेंगे। साहब, मेरिट का फिर आगाज जो है वो फिर मोहसिन नकवी साहब से ही होना चाहिए आपके ख्याल में? एक फुल टाइम पीसीबी चेयरमैन आपके ख्याल में होना चाहिए इस वक्त? देखें जी, मैं तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, और ना ही इंडिविजुअल्स को जो है वो टारगेट करने से या इंडिविजुअल के मतलब बात करने से ये मसला हल हो सकता है। मैं तो इज्तिमाई तौर पे ये बात कर रहा हूँ, और मैंने जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी आईपीसी है, मैंने तो उनको कहा है कि आप इस बारे में एक ऐसी अमेंडमेंट जो रूल्स में हो, आइन में हो, लॉ में हो, वो बना के लाएं और हम गवर्नमेंट को, वज़ीर-ए-आज़म को पेश करें कि जी इन मामलात को इस तरह से हमें जो है वो रेगुलेट करना चाहिए। तो इसमें किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। राना साहब, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में मौलाना फजल रहमान साहब की टोन बड़ी बदली सी नज़र आ रही थी। हाल ही में उनके साथ बड़ी मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म भी मिले, सदर मुमलिकत में मिले। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना साहब कहते हैं कि चाहे फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा और इन्हीं के साथ यह बात आगे चलनी है। क्या हुकूमत बहरहाल ये राउंड हम समझे क्या कि जीत गई है, जीत चुकी है,
और अब आगे जो है वो आप लोग की ऑलरेडी एक पेशगोई थी, खुशवेबी भी उसको कह लीजिए कि आप लोग कहते थे कि मौलाना साहब ऑपोजिशन एटलीस्ट ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, हुकूमती सफ़ों में नजर आ सकते हैं। नहीं, देखें वो अपोजिशन में ही हैं, वहाँ पे बैठे हैं अपोजिशन में लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, वो हालात को समझते हैं। और जो उन्होंने कल बात की है, उन्होंने बात इस हवाले से की है कि अगर खुदा ना खासा जो रियासत की जो है वो सालमियत पे या मुल्क की इंटेग्रिटी और जो है वो एग्जिस्टेंस पे, सालमियत पे हरफ आए, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हाज़िर हैं, हमारी जान भी हाज़िर है। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई रियासत को नुकसान पहुंचता है तो फिर तो सभी का नुकसान है। तो उन्होंने इस हवाले से जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जज्बा हर पाकिस्तानी का जो है वो होना चाहिए। बाकी ठीक है, सियासी तौर पे उनके जो नज़रियात हैं, जो उनकी सोच है, तो वो उन्हें बिल्कुल रखने का हक़ है। और हमने भी ये भरपूर कोशिश की है कि कम से कम इस हद तक तो मौलाना फजल रहमान साहब भी, महमूद खान चकज़ई साहब भी, बल्कि हमारी तो कोशिश है सभी सियासी जमातें जो है इस हद तक उन्हें जो है वो एक रेड लाइन होनी चाहिए कि जिसके अंदर रह के जो है वो सारे इख्तलाफात, सारी गुफ्तगुएँ होनी चाहिए और उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। राइट राना साहब, 8 सितंबर की तरफ सबकी नजरें अब जलसे की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएगी? देखिए जी, ये इंतज़ामी मसला है और ये इंतज़ामिया ने ही डिसाइड करना है। अगर कल को वहाँ पे गैदरिंग होती है और वो गैदरिंग जो है वो पुरअमन जलसे की बजाय किसी और तरफ का रुख करती है, तो उसका जवाबदेह मैं तो नहीं हूँगा। उसका जवाबदेह तो फिर जो है वो इंतज़ामिया होगी। तो वो लोग जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे कि जलसा जो है वो कैसा होगा, वहाँ पे क्या तकारीर होंगी, उसके बाद जलसा में शरीक लोगों का पुरअमन तौर पे जो है वो मुंतशिर होंगे या वो किसी और तरफ जो है वो रुख करेंगे। तो इस बात की श्योरिटी और इस बात की जो है वो गारंटी तो जो है ये इंतज़ामी मामला है, क्योंकि ज़िम्मेदारी जिन लोगों की है उन लोगों को फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला करेंगे। बट खान साहब, गारंटी से याद आया, तहरीक इंसाफ तो खुद कह रही है कि हमें 22 अगस्त की जलसे की मनसूखी की के हवाले से भी कहा एस्टैब्लिशमेंट ने था और अगले 8 सितंबर के जलसे की भी गारंटी उन्हीं ने ही दी है। चले जी, फिर ये बात तो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। आज वैसे DGISPR ने डिनाई भी किया है इस बात को, उन्होंने भी यही कहा जो आप अभी कह रहे हैं कि जिले इंतजामिया के अंडर बहरहाल ये आता है। लेकिन आपके ख्याल में ये 7 बजे जो सवाल उठ रहा है कि जेल खुल गई अगले रोज जब स्वाति साहब और गौर साहब जाके मुलाकात उन्होंने इमरान खान साहब से की, तो ये किसने खुलवाई? ये IG इस्लामाबाद ने खुलवाई होगी, ये कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुलवाई होगी, क्योंकि वही इनके साथ राब्ते में थे। उन्होंने ही इनका NOC जारी किया था, उन्होंने मनसूख किया था। अब भी 8 सितंबर की डेट उन्होंने इनके साथ तय की है, उन्होंने इनके साथ जो है वो जगह तय की है। राना साहब, ये लोग जेल खुलवा सकते हैं? जी क्यों नहीं खुलवा सकते। जब वो उन्होंने इनके साथ बात की कि आप इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो जलसा मनसूख करें, तो इन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम उनसे इजाज़त लेके तो मनसूख कर देंगे। तो उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से या IG प्रिजन से बात की होगी, तो ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है। और हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर? देखिए, इंतज़ामी अमूर की हुकूमत से एक पॉलिसी की हद तक तो ताल्लुक होता है, लेकिन ज़िम्मेदारी फिर उसी आदमी की है जो NOC जारी करता है। जिसने NOC जारी किया है, अगर कल को वहाँ पे जो है वो जलसे की बजाय कोई कुछ और होता है, तो वो आदमी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा। और वो यकीनन आपके इल्म में है कि वो एक इंतज़ामी ऑफिसर ही है जिसको दरख्वास्त दी गई है, जिसने NOC जारी किया है।
राना साहब, एक तरफ तो टीएलपी आती है बगैर एनओसी के, जलसा धरना करके चली जाती है। सारे एनओसी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ही हैं वैसे? नहीं, जो वो जब आए हैं तो बिल्कुल बाजपुरस हुई है उन लोगों से जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, लेकिन वो खामोशी से इस तरह से आए कि किसी को जो है वो इल्म नहीं हो सका और वो आके बैठ गए। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, इंतज़ामिया ने उनके साथ बात की और एक स्टेज के ऊपर फिर उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि जी हम उनको आपके साथ राइट। राना साहब, तो कुछ चीज़ें जो है वो तय करनी और जो चाहते हैं। गारंटीज की जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा हमें इन राइटिंग मिल गया है 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। गारंटर्स वही कुव्वतें हैं जी, अगर कि मिल गया जिन्होंने तो उनके बिल्कुल ख्याल में ठीक है, तहरीक करें, इंसाफ ने शौक कहा से कि उनसे 22 अगस्त का जलसा मंसूख करवाया था। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक, और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं राना सनाउल्लाह साहब, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी राना साहब से पूछते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जाएगी। राना साहब, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से मुतालिक बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं, क्या मियां साहब वाकई इस महीने लंदन का दौरा कर सकते हैं? देखें, इस बारे में मियां साहब ने या पार्टी ने इस बारे में कोई एलानिया या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी नहीं की, लेकिन एक अमूमी ख्याल ये है कि मियां साहब का आपके इल्म में है कि वो काफ़ी अरसा वहाँ पे ज़ेर इलाज भी रहे हैं। उनका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल ऑपरेशन भी हार्ट का हुआ है, तो ये हो सकता है कि उनको अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो जाना पड़े। लेकिन ये बात तय है कि अगर वो जाएंगे तो अपना मेडिकल चेकअप करवा के वापस आ जाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो रवाना हो रहे हैं और इस तरह का तसर कि जी वो पता नहीं दोबारा वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब बिल्कुल यहीं रहेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी जो पार्टी की है वो भी, और हुकूमतों की रहनुमाई का जो फरीज़ा है उसे वो अंजाम दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो वैसे अदरवाइज जो है वो विज़िट पे या मेडिकल चेकअप के लिए वो जा सकते हैं। राइट। और राना साहब, कुछ चूंकि हालात इस तरह के और चेमगोइयां बड़ी जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं चीफ जस्टिस साहब की मुमकिन एक्सटेंशन से मुताल्लिक बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, आपकी भी स्टेटमेंट्स मंजर आम पर आई, और दूसरी जानिब वकला बॉडीज भी अब इस बात पर फैसला कर रही हैं कि अवामी राब्ते जो हैं वो तेज किए जाएंगे और इसका आगाज किया जाएगा बाकायदा तौर पे। कुछ जरा ये दावा करें कि मियां साहब किसी भी इस किस्म की सूरत हाल या मुमकिन एक्सटेंशन के हवाले से वो कहते हैं कि मिस एडवेंचर की तरफ ना जाया जाए, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि मियां साहब ये राय रखते हैं कि एक्सटेंशन का मामला एक मिस एडवेंचर होगा? नहीं, देखिए, मियां साहब ने तो कभी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कभी बात नहीं की। ये बात जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा की थी और उस वक्त भी ये अफवाहें थी और उन्होंने कहा कि मुझसे चीफ जस्टिस साहब ने इन अफवाहों से मुतल्लक बात की है, और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि मैं किसी एक्सटेंशन के जो है वो हक़ में नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैंने उनको कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद तो फिर अब ये चीज़ डिस्कस करना इस तरह से, ये तो खामखा जो है वो चीफ जस्टिस साहब की ज़ात को मुतनाज़ा बनाने और उनके ऊपर खामखा का जो है वो एक यानी क्रिटिसिज्म के मुतरादफ है। जब उन्होंने भी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी, लॉ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट की पोजीशन जो है वो वाज़े कर दी, तो अब इस बात की जो है वो क्या सराई या इसको खामखा डिस्कस करना जो है उसका तो कोई जवाब नहीं बनता। राइट। और राना साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि जो किसी भी आईनी तरमीम की एक सूरत हाल में जो मुश्तरका इजलास पर बहुत बातचीत हो रही है, आज ऑल्दो के बड़े जराए से खबरें ये भी चली कि आज शायद बुलाया जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते तक की अभी बात की जा रही है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में 2 रोज कबल आपकी पार्टी का एक इजलास भी हुआ जिसमें अहम उहदेदारान शामिल थे, और उसमें क्या ये बात हुई है कि आप लोग को नंबर्स इंश्योर करने के लिए दोनों ऐवानों में ये हिदायत जारी की गई हैं? नहीं, वो हमारी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें पार्टी से मुतल्लिका मामलात और ख़ास तौर पे जो पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन है उनके ऊपर बात हुई। वहाँ पे कोई ऐसी मुश्तरका इजलास की जो है वो बात नहीं हुई,
और वैसे भी मुश्तरका इजलास में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती, ये तो अलग-अलग हाउसेस में होनी है और अलग-अलग जो है वो इसको पास होना है, तो इसलिए ये अफवाह ज़्यादा है। और आप पहले ही कह चुके हैं राना साहब कि 2/3 तो हासिल भी नहीं है आपको। जी ये बिल्कुल, ये भी नंबर गेम सबके सामने है। तो राना साहब आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए नाज़रीन के लिए और फिर मैं रैप अप करूंगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कब करने जा रही है आपकी हुकूमत? देखें जी, उनका नोटिफिकेशन अभी तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई 2 महीने का अरसा पड़ा है और पिछली दफ़ा आपको पता है कि शायद 2 महीने पहले जो है नोटिफिकेशन हो गया था, 3 महीने पहले जी। हाँ, तो उसके ऊपर बड़ी लहदें हुई थी, बार्स ने मुखालफत की, अपोजिशन ने बहुत कहा कि जी देखें ये बड़ी ज़्यादती है, ये जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो डैमेज करने के मुतरादिफ है। तो हम तो अब बार्स की और अपोजिशन की बात को देखते हुए कि भाई ये शायद हमसे पिछली दफ़ा गलती हो गई थी, तो हम अब कह रहे हैं कि बिल्कुल जब वक्त आएगा तो उस वक्त हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। अब अगर वो किया था तो वो भी ठीक नहीं था, अब अगर ये कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। 26 से सर उन्होंने चार्ज संभालना है, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे। 26 अक्टूबर को है ये मेरा ख्याल है। जी जी 26 अक्टूबर। हाँ, तो अभी तो 2 महीने पड़े हैं, 1.5 महीना पड़ा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।